हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। फोर्स वाले चैप्टर में बेटा हमने काफी कुछ कर लिया। न्यूमेरिकल्स में फिलहाल फोकस चल रहा है, लास्ट स्टेज है अपने इस चैप्टर की। फोर्स वाला बेटा जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में अपना फर्स्ट पार्ट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज फ्रिक्शन। तो जो अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट चल रहा है ना जी, उसकी ये लास्ट स्टेज चल रही है। फोकस सारा किस पे है? न्यूमेरिकल्स में है। लाइव क्लासेस में हम न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आप लोग अपनी असाइनमेंट्स भी कर रहे होगे, होपफुली कर ही रहे हो, डाउट्स वगैरह आप पूछ रहे हो। तो आज भी जो टॉपिक है वो भी न्यूमेरिकल वाला ही टॉपिक है। कुछ बातें रह गई होंगी, कुछ कंसेप्ट रह गए होंगे, आज उनको डिस्कस करते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको रेडी करेंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस बात करें तो हमने शायद लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था, हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर कनेक्टेड मोशन वाला पार्ट। उसी की कंटिन्यूटी में कनेक्टेड मोशन वाले की मास पुली प्रॉब्लम की थी। कंटिन्यूटी में एक टॉपिक अपना बच रहा है इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाने से रिलेटेड, जिसको हम लिफ्ट प्रॉब्लम भी कह देते हैं बेटा। कौन सी प्रॉब्लम? लिफ्ट प्रॉब्लम, यानी कि लिफ्ट समस्या। तो लिफ्ट प्रॉब्लम मतलब लिफ्ट में चलते हुए कैसे कैसे किसी ऑब्जेक्ट के वेट में चेंज आ सकता है। तो लिफ्ट के अंदर वेट में बेटा कैसे चेंजेस आते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। अब पहली बात तो ये समझो कि वेट क्या होता है। वेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट गिवन बाय W इज इक्वल टू M इंटू G, पता है सबको। अब एक वर्ड बार बार हम यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब जो वेट आपको अपीयर हो रहा है। देखो, मास चेंज ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता, वेट में कई कारणों के कारण चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में होल्ड कर रखे हुए हो तो उसका वेट जो है वो वही फील होगा, मतलब वो एक्चुअल वेट होगा। अगर W इक्वल टू M इंटू G है तो ये एक्चुअल वेट है जिसको हम सिर्फ वेट बोल रहे हैं। लेकिन कई कारणों से यार वेट कभी कभी कम फील होता है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को पहले एयर में होल्ड किया हुआ था, उसी को पूरी तरह से पानी में डुबो दो और पानी में होल्ड करके रखो, तो आपको पता है कि वाटर में इमर्स कर देने से या किसी भी लिक्विड में इमर्स कर देने से ऊपर की ओर एक बॉयंट फोर्स लगता है। अब अर्थ उसको नीचे खींच रही है, बॉयंट फोर्स उसको ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण आपको वेट कम फील होगा। अब उस सिचुएशन में आपको वेट कम फील हुआ, तो जितना फील हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। क्या कहते हैं इसको? एपरेंट वेट। मून पे चले जाओ तो मून की ग्रेविटी क्या होती है? कम होती है। अर्थ के कंपैरिजन में उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो 1 आकर वेट 1/6 हो जाएगा। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? एपरेंट वेट। जो एक्चुअल है ना, जिसमें हम जी की वैल्यू कितनी भरेंगे अर्थ वाली? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको तो कहते हैं हम एक्चुअल वेट। इसको हम क्या कह देंगे? एक्चुअल वेट कह देंगे। ये तो हो गया आपका एक्चुअल वेट। अगर किसी भी कारणवश जी में कमी आ गई, बॉयंट फोर्स लग रहा है, किसी भी कारणवश अगर वेट एक्चुअल से कम या ज्यादा नजर आ रहा है, तो उस वक्त हम वर्ड यूज करते हैं एपरेंट वेट। ओके, तो अपना पॉइंट यही है कि लिफ्ट में, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने लिखा लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट में क्या होता है, कई बार वेट जो होता है वो एक्चुअल से कम या एक्चुअल से ज्यादा फील होने लग जाता है। वही हमने डिस्कस करना है, कब ज्यादा फील होता है भाई, कम फील होता है। उससे पहले हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन बनानी आनी चाहिए। उससे पहले हमें एक और बात पता होनी चाहिए कि ये मान लो एक वेइंग मशीन है। क्या है जी? एक वेइंग मशीन। और इस वेइंग मशीन पर मान लो आप में से कोई खड़ा है। अब इसने इसका वेट मेजर करना है ना, वेइंग मशीन वेट बताती है। ये वेट कैसे बताती है यार? नीचे लगा वेट और इसमें ऊपर की ओर लगी रिएक्शन। जो यार वेइंग मशीन ने वेट बताना है ना, वो रिएक्शन के इक्वल बताना है। अगर रिएक्शन बिल्कुल mg के इक्वल लग रही है तो वेट mg आ जाएगा। अगर रिएक्शन mg से ज्यादा लग रही है तो वेट mg से ज्यादा हो जाएगा। अगर रिएक्शन mg से कम लग रही है तो वेट mg से कम हो जाएगा। अगर रिएक्शन 0 लग रही है तो वेट 0 फील होगा। सारा खेल किसका है? रिएक्शन का है कि वेइंग मशीन कितनी
रिएक्शन फील कर रही है, जब आप उस पर खड़े हो गए तो नीचे की ओर वेट लगेगा और उस पर क्या लगेगी, रिएक्शन लगेगी। तो कोई भी वेइंग मशीन है वो वेट क्या मेजर करेगी, इक्वल टू रिएक्शन मेजर करेगी। ओके जी, अब इतनी बातें क्लियर हो गई हो, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बनानी आती है। तो लेट्स स्टार्ट लिफ्ट प्रॉब्लम। 4-5 इसके क्या बनने हैं भाई, केस बनने हैं। इसको मिटा देते हैं, शुरू से करते हैं। तो हेडिंग डाल लो आप, लिफ्ट प्रॉब्लम, जिसमें हमने पहले आपको एक पॉइंट एपरेंट वेट का बताया कि अब ये एपरेंट, नाम से पता लग रहा है यार, एपरेंट मतलब जो वेट आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपीयर हो रहा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एपरेंट वेट बोल देंगे। ओके जी, हमने कई सिचुएशंस ली। मान लो सिचुएशन 1 कि आपकी जो लिफ्ट है वो स्टेशनरी खड़ी है, स्पीड ही क्या है, 0। ऊपर जाना नीचे जाना तो बाद की बात है, स्पीड 0। ओके जी। सेकंड केस कि आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन क्या है, 0। यहां वेलोसिटी 0 थी, यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0 हो गई। चलो तीसरा केस यहां लगा लेते हैं। तीसरा केस हम बनाएंगे कि जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी 0 एक्सेलरेशन। अगली बात, एक केस हम बनाएंगे कि जो लिफ्ट है ऊपर जा रही है विद सम एक्सेलरेशन, जो कि चलो कांस्टेंट मान लेते हैं। और एक बात चलो हम और कर देंगे कि लिफ्ट आपकी नीचे की ओर जा रही है विद सम एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब स्थितियां देख लो भाई, रुकी हुई लिफ्ट, ऊपर या नीचे जाती हुई लिफ्ट लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, विद सम एक्सेलरेशन यानी स्पीड बढ़ रही है ऊपर जाते हुए, स्पीड बढ़ रही है नीचे जाते हुए। अब ध्यान से देखना बेटा, हर स्थिति में ये वेइंग मशीन है, उसके ऊपर बंदा खड़ा है, ये भी वेइंग मशीन है, बंदा खड़ा है, ये भी वेइंग मशीन, यहां पे भी बंदा खड़ा है। ओके, तो ये स्थिति है, स्थिति बड़ी नाजुक है। ओके जी, अब हमने बोला यार एपरेंट वेट फाइंड करना है। एपरेंट वेट फाइंड करने के लिए रिएक्शन फाइंड करनी होगी। हमने बताया था कि रिएक्शन ही वेट को बताएगी कितनी रिएक्शन लग रही है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने की कोशिश करो, चेक करो इसमें फोर्सेस कितने लग रहे हैं। अगर मैं चेक करता हूं तो एक तो बंदे पे नीचे लग रहा है उसका वेट, जो धरती माता उसको अपनी ओर खींच रही है, mg। दूसरा इस पे लग रही है रिएक्शन। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ तो इसकी स्पीड 0 है, मतलब एक्सेलरेशन भी 0 ही है, यानी ना ऊपर की ओर नेट फोर्स इस पे कितना हो गया, एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे 0 लग रहा है। तो भाई इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी r माइनस mg इज इक्वल टू 0। चलो इसकी बनाते हैं। स्पीड कांस्टेंट है, ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। इस पे नीचे लगा mg, ऊपर लगी रिएक्शन, एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें भी चलो मान लेते हैं ऊपर लगी रिएक्शन, नीचे लगा mg, ये नेट फोर्स हो गया, लेकिन नेट फोर्स तो कितना है इसका, 0 है। अब इसकी बना लो यार, नीचे लगा mg, ऊपर लगी रिएक्शन, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0 है, मतलब r माइनस mg, ये नेट फोर्स हो गया, इक्वल टू क्या, 0। अब उतराते हैं। अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाता हूं, नीचे लगा mg, ऊपर लगी रिएक्शन, लेकिन ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक्सेलरेशन फील कर रहा है, यानी इस पे नेट फोर्स लग रहा है। अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेशन फील कर रहा है तो इसका मतलब उसमें नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं है इसका, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रही है। एक्सेलरेशन नेट फोर्स के कारण ही आ सकती है। अब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रही है, नेट फोर्स इसका 0
नहीं है, दैट मीन्स इस पे नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है। तो हमने नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो एज्यूम करेंगे कि आर ज्यादा है। अब इसके हिसाब से इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी ऊपर वाला आर नीचे वाला एम जी, लेकिन ये नेट फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन यही होती है ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर तो नेट फोर्स जीरो था, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए ये जीरो हो गया। यहां पर भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो थी, लेकिन वहां जीरो नहीं थी, ऊपर जा रहा था, इसलिए इसको ज्यादा मान लिया। अब इसको देख लो, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी बना लो। नीचे तो इस पे क्या लगेगा, mg लगेगा, ये क्या लगेगी, रिएक्शन लगेगी, ये नीचे की ओर विद सम एक्सेलरेशन जा रहा है। अगर नीचे की ओर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब बेटा डाउनवर्ड वाला फोर्स अपवर्ड वाले फोर्स से ज्यादा है। अब डाउनवर्ड वाला फोर्स mg है, अपवर्ड वाला फोर्स r है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो। क्या लिखोगे, mg माइनस r। इस बार यार mg पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख रहा है नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो mg बड़ा मानेंगे। ये बनेगा नेट फोर्स इक्वल टू, फिर वही कहानी, नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। यार सबकी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बना दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो r इक्वल टू आता है mg। हमने बोला था जितनी रिएक्शन लगेगी ना वही उसका क्या होगा, एपरेंट वेट होगा। तो रिएक्शन किसके इक्वल आ गई, mg के इक्वल आ गई। तो एपरेंट वेट किसके इक्वल आ गया, mg के। लेकिन यार mg तो एक्चुअल वेट भी है, यानी कि एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल ही आएगा। यानी कि लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो उसमें वेट में कोई फर्क फील नहीं होगा। रुकी हुई लिफ्ट के अंदर यार खड़े हो जाओ वेइंग मशीन लेकर, तो जितना वेट बाहर में से होना था उतना ही अंदर में से होगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। W इज इक्वल टू m इंटू जी, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट सब इक्वल, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट सब इक्वल आएंगे। यहां पर आ जाओ, सेकंड केस, कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। सेकंड केस में इक्वेशन बनी पड़ी है तुम्हारी, यहां पे भी बना दो। r इक्वल टू क्या आ रहा है, mg के इक्वल आ गया, r इक्वल टू mg के इक्वल आ गया। लेकिन मैंने बोला है r यानी एपरेंट वेट, जितना वेट अपीयर होगा वो रिएक्शन के इक्वल होगा। जितनी रिएक्शन फील होगी ना वेइंग मशीन को, उसने उतना वेट बताना है तुम्हें, वो इतना बताएगी। तो r इक्वल टू mg है, ये एपरेंट वेट होता है, एपरेंट वेट mg के इक्वल आ गया। लेकिन यहां से फिर वही बात पता लगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल वेट भी क्या होता है m इंटू जी, एपरेंट वेट भी m इंटू जी। मतलब अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी मगर उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट स्पीड से जाती हुई लिफ्ट में अगर आप खड़े हो तो आपको अपना वेट नॉर्मल ही फील होगा, उसमें कोई चेंज नहीं नजर आएगा। W डैश इक्वल टू क्या आ गया, mg के इक्वल आ गया। सिमिलरली यार यहां पर भी अगर इसको सॉल्व कर लोगे, ये इक्वल टू जीरो ही है, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। यानी एपरेंट वेट इक्वल टू mg आ जाएगा, यानी कि वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। W डैश विल बी इक्वल टू m इंटू जी। अब आते हैं इस केस पे, यानी केस नंबर 4। तो केस नंबर 3 होने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम केस नंबर 4 की ओर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इक्वेशन आपके सामने बनी हुई है, r माइनस mg इक्वल टू ma है। हमने बोल रखा है कि जो वेट होता है वो रिएक्शन के इक्वल होता है, इसलिए रिएक्शन को एक साइड पे रखो, बाकी को दूसरी साइड पे रखो। r इक्वल टू, ये उधर चले गया, m बाहर आ गया, ये g प्लस a आ गया। ओके, रिएक्शन यानी एपरेंट वेट यानी m इंटू जी प्लस a आ गया। चेक करो, g तो g है, साथ में a भी आ गया। मतलब क्या निकला कि जो एपरेंट वेट है वो ग्रेटर देन एक्चुअल वेट है। एक्चुअल वेट होता है m इंटू जी, ये m इंटू जी के साथ m में और जुड़ गया ना इसके अंदर, ग्रेटर देन एक्चुअल वेट है। भाई लिफ्ट में अगर आप खड़े हो और लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन है। अब स्पीड इंक्रीज होते हुए अगर आप लिफ्ट में हो तो आपको वेट नॉर्मल से ज्यादा फील होगा, जितना एक्चुअल वेट है उससे क्या फील होगा, ज्यादा फील होगा। जो वेइंग मशीन है वो भी ज्यादा मेजर करेगी, फील भी ज्यादा होगा यार, फील भी ज्यादा होगा।
लिफ्ट की स्पीड बढ़ रही हो ना ऊपर जाते हुए, तो भारी भारी सा महसूस होगा। ओके, जब लिफ्ट कई बार गए होगे, स्टार्ट हो रही होती ना, स्टार्ट हो रही होती तो उसमें स्पीड थोड़ी सी अटेन करनी होती है, तो वेट थोड़ा ज्यादा फील होता है। अब आ जाओ लास्ट केस पे, यानी केस नंबर 5 पे आ जाओ। अब केस नंबर 5 को अगर डिस्कस करते हो तो आपकी इक्वेशन तो बनी हुई है, हमने बोल रखा है कि वेट तो रिएक्शन देती है, इसलिए रिएक्शन को निकालना पड़ेगा। रिएक्शन को एक साइड करते हुए हमने चेक किया, आर उधर गया, ये इधर आया, ये mg माइनस ए इक्वल टू आर होगा, चेक कर सकते हो। तो मैंने यार पहले लिखा, ये बन गया m इंटू जी माइनस ए आर, यानी एपरेंट वेट m इंटू जी माइनस ए। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो एपरेंट वेट है, जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम आ रहा है या कम आएगा। तो ये सिचुएशन आपके सामने जो भी है कि अगर तो लिफ्ट स्टेशनरी है या लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तब तक तो वेट में कोई फर्क फील नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा, नो चेंज। लेकिन बेटा अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की ओर तो वेट इंक्रीज हो जाता है, फार्मूला लगता है m इंटू जी प्लस ए। अगर ये डिक्रीज हो रही हो, सॉरी हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो नीचे की ओर, डिक्रीज नहीं, नीचे जा रही हो और इंक्रीज हो रही हो, नीचे जा रही हो और इंक्रीज ही हो रही हो, ये पॉजिटिव है, नीचे जा रही हो इंक्रीज हो रही हो, तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ऊपर जाते हुए अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेट ज्यादा फील होगा, नीचे जाते हुए अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेट कम फील होगा। नोट करो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा तो क्या क्या देख लिया आपने कि यार अगर लिफ्ट रुकी रहेगी यानी v जीरो, तो w डैश इक्वल टू m इंटू जी, कोई चेंज नहीं। अगर यार ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है तो भी वेट में कोई चेंज नहीं। हाँ, अगर एक्सेलेरेशन है कुछ ना कुछ कांस्टेंट है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। और अगर विद सम कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लिफ्ट या एलिवेटर नीचे की ओर जा रहा हो तो w इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा, यानी वेट डिक्रीजेस, ऊपर जाते हुए वेट इंक्रीजेस। अब यहां पे एक दो बातें और डिस्कस की जाती है भाई कि केस 5 के बाद वैसे ही मान लो मैंने केस 6 लगा दिया, छठा केस मान लेते हैं कि इफ स्ट्रिंग ऑफ द एलिवेटर या लिफ्ट ब्रेक्स भाई, रस्सी टूट जाए। अगर रस्सी टूट गई तो क्या होगा भाई, लिफ्ट की रस्सी ही टूट गई। ओके, ये लिफ्ट थी, उसकी रस्सी टूट गई। रस्सी मतलब स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड होती है ना भाई, ऊपर नीचे पुलिस लगी होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं, रस्सी टूट जाएगी। तो जब रस्सी टूट जाएगी तो पूरी की पूरी लिफ्ट का डिब्बा नीचे की ओर गिरने लग जाएगा। जब वो नीचे की ओर गिरने लग जाएगा तो रस्सी तो टूट गई, अब उसको नीचे कौन खींच रहा है, धरती माता। अब जब धरती माता उसको नीचे खींच रही है तो धरती माता तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाती है। अब कितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिर गया, 9.8 से। नीचे गिरते वक्त फार्मूला क्या है, m इंटू जी माइनस ए। अब ऐसी स्थिति में m इंटू जी माइनस ए किसके इक्वल हो गया, g के इक्वल हो गया ना। अब a भाई g के इक्वल हो गया, इसलिए वेट कितना फील होगा, जीरो फील होगा, जीरो। भाई हल्के हल्के महसूस होगे, बिल्कुल हल्का महसूस करोगे। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भैया बहुत हल्का महसूस करोगे, नीचे जाते हुए वेट आपका बिल्कुल जीरो फील होगा। इसको फ्री फॉल वाली स्थिति कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में वैसे भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, कि फ्री फॉल मतलब कोई चीज फ्रीली सिर्फ धरती माता की गोद में उसी की अट्रैक्शन के कारण गिर रही है, उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ अर्थ का ही फोर्स लग रहा है। फ्री फॉलिंग, अर्थ के अलावा कोई और उस पर फोर्स नहीं लगा रहा, बिल्कुल फ्रीली फॉल करते हुए नीचे कोई चीज जा रही होती है तो उसको फ्री फॉल कहते हैं। और फ्री फॉल में वेट हमेशा जीरो फील होता है। तो भैया रस्सी टूट जाएगी तो लिफ्ट फ्री फॉल में आ जाएगी, फ्री फॉल में आएगी तो वेट तो कितना फील होगा, जीरो ही फील होगा, तो वेट जीरो आ गया। ओके, अब इसमें एक और स्थिति देखते हैं। स्थिति है कि जी आपकी जो लिफ्ट है उसमें ना वो पूरा का पूरा मोटर वोटर सिस्टम तो लगा ही होता है। ये स्ट्रिंग है, ऐसे करके पूरा सिस्टम
अलग ही होता है। ओके, जब ये नीचे आते हैं ये वाली पुली इकट्ठी होती रहती है, ऊपर जाती है तो वो वाली पुली इकट्ठी होती रहती है, इसमें रस्सी होती है। ये पूरा लिफ्ट का क्या है, सिस्टम है। अब मान लो यार ये ऊपर जा रही है, अब ऊपर जाते हुए तो जो W है वो क्या होगा, m इंटू जी प्लस ए होगा। यानी वेट बढ़ना ही बढ़ना है, वेट बढ़ना ही बढ़ना है। जितनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उतना वेट बढ़ता चला जाएगा। अब अगर ये नीचे आ रही होती और यहां जो भी सिस्टम लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है जो इसको घुमा रही है, वो पागल हो जाती, मोटर पागल हो गई और कुछ ज्यादा ही इसको तेजी से नीचे खींच लिया। अगर तो एक्सेलरेशन जो है इतनी तेजी से नीचे खींचा कि एक्सेलरेशन पूरी पूरी जी के इक्वल हो गई, तो रस्सी टूटने वाली जैसी स्थिति हो जाएगी ना। मोटर पागल हो गई भाई, मोटर क्या हो गई, पागल हो गई, घूम रही है बहुत तेजी से, इसको घुमा रही है इतनी तेजी से कि एक्सेलरेशन जी के इक्वल कर दी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक्सेलरेशन अगर जी के इक्वल कर दी तो ऐसा लगेगा जैसे रस्सी टूट गई, वो फ्री फॉल वाली स्थिति हो जाएगी, हल्के महसूस करोगे। और अगली बात यह है कि अगर मोटर कुछ ज्यादा ही पागल हो गई, इतनी पागल कि इतनी तेजी से इसको नीचे खींचने लग गई कि एक्सेलरेशन है वो जी से भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो भैया नीचे आने वाली सिचुएशन है। नीचे आने वाली सिचुएशन में W डैश का क्या फॉर्मूला है, m इंटू जी माइनस ए। ओके, W डैश इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। और मोटर हमारी पागल हो गई है, वो इतनी तेजी से खींच रही है कि एक्सेलरेशन जी से भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यानी जो एक्सेलरेशन है वो जी से भी ज्यादा हो गई। अब जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से भी ज्यादा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से खींचने लग गई, जब ये 9.8 ही बहुत होती है, उससे भी ज्यादा एक्सेलरेशन से खींचने लग गई, तो जो वेट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब कि भाई ऊपर की ओर वेट फील होने लग जाएगा। वेट हमेशा नीचे की ओर लगता है। जब तो वेट जीरो ही फील हो रहा था तब तो बिल्कुल हल्के से महसूस करने लग गए आप, जैसे कोई खींच ही नहीं रहा। लेकिन भाई इस स्थिति में क्या होगा कि वेट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर लगने लग जाएगा, और जो बंदे हैं वो ऊपर की ओर वेट लगने के कारण यहां पर पाए जाएंगे। यहां पर क्योंकि नेट वेट ऊपर लग गया तो यहां पाए जाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है जी। यहां पे वो कई बार मॉल्स में देखा होता है ना, मॉल्स में क्या होता है, लिफ्ट जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो लोग जो बाहर वाले होते हैं मॉल में घूम रहे होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट वाली लिफ्ट होती है, वो दिख रहा होता है कि वो लिफ्ट में बंदे ऊपर जा रहे हैं। भैया अगर ऐसी सिचुएशन में वही मोटर पागल होने वाला केस हो जाए, किसकी जो मोटर लगी हुई है पागल हो जाए, यह स्थिति आ जाए, तो बाहर से बड़े मजे आएंगे। आप देखोगे वो जो बंदे हैं सारे के सारे ऐसी स्थिति में नजर आएंगे, ऊपर को चले जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, वेट नेगेटिव भी हो सकता है, वेट नेगेटिव भी हो सकता है। मशीन है, मशीन का क्या पागल हो सकती है। रोबोट होते हैं जो, कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि रोबोट जो होते हैं, मशीन है ना, रोबोट बना दिया बंदे ने, बाद में पागल हो जाते हैं, फिर अपने हिसाब से काम करते हैं, मशीन भी पागल हो गई थी। तो ये स्थिति भी आ सकती है। ओके, अब यहां पर दो बातें और सुन लो, फिर लिफ्ट वाली बात को खत्म करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते रहना, आप लोग अपने कराते रहेंगे आपको। दो बातें और सुनो। हमने बोला देखो 5 केस तो पहले करा दिए, 1 2 3 4 5, उसमें ये छठा हो गया रस्सी टूटने वाला, फिर ये नेगेटिव वेट वाला कंसेप्ट आ गया, 7 हो गए। अब केस नहीं गिनने, कंसेप्ट देखने। अगली बात ये कि कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन रिटार्डिंग मोशन में है, लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन उसने दे रखी है लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जाते वक्त फार्मूला क्या था, m इंटू जी प्लस ए था ना। अगर बेटा ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन है तो ये फार्मूला चलेगा। अगर वो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक ही जगह क्या पुट कर दोगे, नेगेटिव वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये ओवरऑल जी माइनस ए हो जाएगा, मतलब वेट डिक्रीज होगा। तब उल्टा हो गया, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन है यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वेट इंक्रीज होगा, लेकिन ऊपर जाते वक्त डी एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना बस क्वेश्चंस में। तब यहां पे जो भी एक ही वैल्यू दी होगी, अगर डी एक्सेलरेशन दे रखी है, फार्मूला आप यही याद रखो यार, ऊपर जाने का ये, नीचे जाने का ये,
अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट कर देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर देना, नेगेटिव होगा तो उल्टे केस बन जाएंगे, ऊपर जाते वक्त वेट डिक्रीज होने लग जाएगा, नीचे जाते वक्त इंक्रीज होने लग जाएगा। ओके, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का फार्मूला यही रखना, बस ये क्या लगा देना यार, नेगेटिव दिया तो नेगेटिव लगा देना, क्या दिक्कत है, अगर नेगेटिव वाले दे रखी होगी तो नेगेटिव लगा देना। ऐसी अगली बात, अगर नीचे जा रही है, रिटार्डेशन दे रखी है, तो यार नीचे जाने का फार्मूला यही है ना, W डैश इक्वल टू m into g माइनस a, फार्मूला यही लगेगा, एक्सेलरेशन क्या लगा देना, नेगेटिव लगा देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यार ये वेट, एपरेंट वेट से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जी आपके, इनको थोड़ा सा आप देखते रहेंगे, इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। तो हमने कई कुछ डिस्कस किया लिफ्ट से रिलेटेड, एपरेंट वेट से रिलेटेड। अब यार कई बार इसमें ना एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बोल देगा यार ऐसे ऐसे लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, विद एक्सेलरेशन जा रही है, विद एक्सेलरेशन नहीं जा रही है, कि लिफ्ट की जो स्ट्रिंग है ना उसमें क्या निकालो, टेंशन निकालो, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द लिफ्ट। यार लिफ्ट है, हमने बोला अभी बना रहे थे कि वो रस्सियों से लटका होता है, रस्सी मतलब वो लोहे की रस्सियां होती हैं, जो मोटी मोटी सी जो क्रेन वाली रस्सियां नहीं होती, वही वाली रस्सियां होती है, उसमें वायर की बनी हुई वायर स्ट्रिंग्स होती हैं, तो उसमें टेंशन मांग लेता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही थी विद एक्सेलरेशन, उसमें टेंशन निकालो, ये करो वो करो। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, जो फार्मूले हमने वेट के निकाले ना, एपरेंट वेट के, वही किसके होंगे, टेंशन के होंगे। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है और लिफ्ट प्लस उसके अंदर जितने भी बंदे बुंदे हैं, कुल मिलाकर अगर वेट mg है तो टेंशन भी किसके इक्वल आएगी, mg के इक्वल आएगी, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है। ओके, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये तो v0 वाली, अगर बेटा लिफ्ट ऊपर जा रही है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, या नीचे जा रही है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वही अगला केस कि अगर v कांस्टेंट था तो भी जो टेंशन है वो किसके इक्वल आएगी, mg के इक्वल आएगी। अब अगली बात, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद सम एक्सेलरेशन तो उसकी जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो m into g प्लस a आएगी। ओके, सेम अगर लिफ्ट नीचे जा रही है विद सम एक्सेलरेशन तो उसमें जो टेंशन है वो m into g माइनस a आएगी। ओके जी, m into g प्लस a आ जाएगी, m into g माइनस a आ जाएगी, सारी स्थिति बिल्कुल वही रहेगी। अगर डी एक्सेलरेशन जा रहा है तो नेगेटिव, यार कोई चेंज नहीं है, बस कंफ्यूज मत होना, टेंशन मांग रहा है तो टेंशन निकाल देना, रस्सी की टेंशन वही है, सेम फार्मूले। अच्छा, कई बार सेम क्वेश्चन दूसरे कंसेप्ट पे आ जाता है, वो कहता है एक रस्सी है, उस पे एक बंदा लटका हुआ है जी। अब भाई जब बंदा लटका रहेगा उसके ऊपर बस रस्सी को पकड़ के, ये बंदा है, ठीक है जी, ये रस्सी को पकड़ के लटका हुआ है। अब लटका रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, तो रस्सी में जो टेंशन है वो उसके वेट के इक्वल आ जाएगी। अगर बंदा ऊपर चढ़ने लग गया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर जाने लग गया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो रस्सी की टेंशन है वो mg रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सेम चीज बेटा, सेम चीज जो आपने लिफ्ट में डिस्कस कर लिया वो लिफ्ट की रस्सी की टेंशन निकालने में भी लग जाएगा। और वैसे क्वेश्चन है, बंदर चढ़ रहा है जी, बताओ कितनी एक्सेलरेशन से जाएगी रस्सी ना टूटे, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे आपको। बंदा चढ़ रहा है जी, तो t इक्वल टू mg रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यहां बस लटके हुआ है। अगर ये ऊपर जा रहा है, रस्सी पे ऊपर चढ़ रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो यार रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, m into g प्लस a, और अगर ये नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन तो आएगी t इक्वल टू m into g माइनस a। सारी चीजें एज इट इज अप्लाई होंगी, सारी की सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज ही अप्लाई होंगी। तो ध्यान रखना जी, ये लिफ्ट प्रॉब्लम थी, लिफ्ट में टेंशन वाला केस आ गया, बाकी न्यूमेरिकल्स तो करेंगे वो लाइव में करते हैं, आपको पता ही है। तो न्यूमेरिकल्स में लाइव में लेकर आऊंगा, 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ न्यूमेरिकल बढ़िया रहते हैं। थ्योरी वाइज ये कंसेप्ट है इसका, तो इसको बढ़िया से अपना बनाकर रखना है। तो यार अगली बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ना इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, हेडिंग डाल देना। ये क्वेश्चन कराएंगे 2-3, उसके बाद मैंने पहले बना दिए, बाद में क्वेश्चन लेने जाना पड़ता। तो अगली बात यार छोटी सी है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, हेडिंग डाल सकते हो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, यही करा देते हैं आप, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब देखो बेटा ध्यान दो, दो बातें,
एक शब्द यहां पर इक्विलिब्रियम यूज हुआ है, दूसरा कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब जो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, और इक्विलिब्रियम मतलब उन सब का नेट फोर्स 0 आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब एक ही पॉइंट पर कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं और उन सब का ओवरऑल सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी सबने एक दूसरे को क्या कर रखा है, कैंसल आउट कर रखा है। तो हम कहेंगे कंकरेंट फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्सेस क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करा करेंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ओके, इस पे मान लो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर की ओर, एक इस तरफ, एक नीचे की ओर। नाम रख लो, ये F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है और ये F3 लग रहा है। तो क्योंकि बेटा ये एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। अब इन तीनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो मैंने तुम्हें यहां बता दिया कि सिस्टम बैलेंस स्थिति में है इस वक्त। अब ये सिस्टम बैलेंस स्थिति में है, 3 फोर्सेस, 4 भी हो सकते हैं भाई, 5 भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 शो किए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऐसी स्थिति को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक दो मैं डिस्कस करवा देता हूं। जैसे एक मेन तरीका है कि अगर क्लियर है, गिवन है कि यार ये 3 ही फोर्सेस हैं और इन तीनों का सम 0 है, मतलब सबने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिजॉल्व कर सकते हो फोर्सेस को। ओके, रिजॉल्व करने में बेसिक बात यही है कि एक वर्टिकल लाइन लेनी होती है, ये तो वर्टिकली नीचे की ओर लग रहा था, और एक लाइन क्या लेनी होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। एंगल वेंगल क्वेश्चन में खैर गिवन होते हैं, फोर्सेस के साथ कुछ एंगल भी गिवन होंगे ना। मान लो हमें ये एंगल गिवन है थीटा, ओके, अब ये एंगल गिवन में आ गया, ऊपर से ये वाला एंगल भी गिवन में है, इसको थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो। तो कुछ ना कुछ मतलब आपको प्रोवाइडेड होगा बेटा, कुछ ना कुछ तो प्रोवाइडेड हो गई सिचुएशन में। तो अगर ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, तो इस f के क्या किए जा सकते हैं, 2 कंपोनेंट्स। आपको पता है f1 के अगर मैं 2 कंपोनेंट करूं तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, f1 कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा f1 साइन थीटा 1। समझो ये एंगल थीटा है, इस f के 2 कंपोनेंट कर दिए, ऊपर की ओर और इधर। इस f2 के भी मैंने 2 कंपोनेंट कर दिए, ये थीटा है, थीटा के साथ वाला f2 कॉस थीटा 2, और ये वाला क्या हो जाएगा f2 साइन थीटा 2। ओके जी, अब देखो बेटा इसके मैंने 2 कंपोनेंट कर दिया, एक ऊपर और इधर, इसके भी 2 हो गए, एक ऊपर और एक इस तरफ आ गया। ये नीचे वाला तो पहली वर्टिकल था, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सिचुएशन क्या हो गई, सिचुएशन ये हो गई कि सब कुछ तो बैलेंस है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये राइट साइड लग रहा है, ये लेफ्ट साइड लग रहा है, 2 ही है ना, और दोनों ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिख सकते हो आप, f1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू f2 cos थीटा। f1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू f2 cos थीटा 2। दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हो, नीचे की ओर क्या लग रहा था f3, और ऊपर की ओर देखो 2 लग रहे हैं, एक और ये 2, f1 cos थीटा 1, f1 cos थीटा 1 प्लस f2 साइन ऑफ थीटा 2। बाकी इसके आगे बेटा जी ये मौके के हिसाब से क्या हो जाते होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। इससे आगे ये सॉल्व हो जाएंगे, जैसे ऊपर वाले जो क्वेश्चन लिख रखे हैं ना, इनको मैं करके दिखाऊंगा तो एंड तक आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग ये है, रिजॉल्व करके किया जा सकता है। अच्छा, कई बार रिजॉल्व करने की बजाय आप एक और मेथड लगा सकते हो। एक थ्योरम होती है लामीज थ्योरम, लिख लो, ये भी बात लिख लो, क्वेश्चन करा रहे हैं। एक और छोटी सी बात है, लामीज थ्योरम बेटा। अब ये लामीज थ्योरम पहली बात कब लगेगी, जब कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होगा। पहली बात लामीज थ्योरम लगनी कब है, इक्विलिब्रियम वाले केस में ही लगनी है। ये भी एक तरह का टूल है, ठीक है, लामीज थ्योरम। ये नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे ये मैथ्स की थ्योरम आती है ना, वो तो एग्जाम में आ जाती है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि एक्सप्लेन लामीज थ्योरम, ये तो बस इसका यूज होता है। लामीज थ्योरम पहली बात कब लगेगी, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे होंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट है F1, F2 और F3, इस पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं।
इधर को भी हो सकते हैं, किधर को भी हो सकते हैं। चल नीचे की ओर ही बना देते हैं। ओके, तो लामीज थ्योरम लगने की पहली कंडीशन, कितने फोर्सेस होने चाहिए? 3। इक्विलिब्रियम तो 4 पे भी हो जाएगा, 10 पे भी हो जाएगा, 5 पे भी हो जाएगा, लेकिन लामीज थ्योरम सिर्फ कब लगनी है? जब 3 फोर्सेस हो, एक ही पॉइंट पे लग रहे हो और इक्विलिब्रियम में हो। ओके, लामीज थ्योरम कब लगेगी? जब F1, F2 एंड F3 acting at a same point are in इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेस लग रहे हैं, सेमी पॉइंट पे लग रहे हैं, सारे किसमें है? इक्विलिब्रियम में, तो लगेगी लामी थ्योरम। ऊपर से हमें ये एंगल पता होनी चाहिए। देख, F1 के ऑपोजिट वाला एंगल अल्फा, F2 के ऑपोजिट वाला एंगल बीटा मानना है और F3 के ऑपोजिट वाला एंगल गामा मानना है। F1 के जस्ट ऑपोजिट वाला अल्फा, F2 के ऑपोजिट वाला बीटा और F3 के ऑपोजिट वाला गामा। ओके, तो 3 फोर्सेस हो, एक ही पॉइंट पे लग रहे हो, अल्फा बीटा गामा हो, तब लामी थ्योरम लगती है। लामी थ्योरम कहती है कि अगर ऐसा है तो F1 बाय साइन अल्फा, F1 बाय साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा शुड बी इक्वल टू F3 बाय साइन ऑफ गामा। F1 बाय साइन अल्फा should be equal to F2 by sin beta should be equal to F3 by sin of gamma। ये लामी थ्योरम है। हम जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे ना, तो दोनों का, किसी में लामी थ्योरम, किसी में रिजॉल्व करने वाला लगा देंगे, जो आए वो लगा दो यार, क्वेश्चन होने से मतलब है। लेकिन हाँ, लामी थ्योरम भी आपको पता होगी। तो चलो एक चीज हमें और पता है, इसको रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको F1 को एंगल चाहिए होंगे, F1 के 2 कंपोनेंट कर दूं, ऐसे इसके भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ऊपर नीचे एंगल अवेलेबल हो तो रिजॉल्व करके भी किया जा सकता है। तो एक लामी थ्योरम होगी, दूसरा रिजॉल्व करने वाला मेथड तो है ही है। अब 2-3 जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे बने हुए हैं उनको एक एक करके टेकअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अब देखना शुरू कर सकते हो। बेटा एक फिगर से दे रखी है, ओके, ये क्लियर है, क्वेश्चन में बोल रखा है ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि सारे के सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में। लामी थ्योरम नोट कर लेनी थी भाई, हमने मिटा दी। अभी 3 क्वेश्चन करवा देते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो रिजॉल्व करने वाला मसला वैसे ही समझो हल हो गया आपका। तो ये 3 क्वेश्चंस करते हैं, ये तीनों इक्विलिब्रियम में गिवन है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो लामी थ्योरम से भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, क्योंकि हमें टेंशन निकालनी है। T1 और T2 ये फोर्सेस हैं और एंगल साफ साफ 1 2 3 एंगल साफ साफ हमें गिवन है, तो रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं। लेकिन ये लामी थ्योरम से और बढ़िया तरीके से सीधे ही हो रहा है लामी थ्योरम से। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 1 kg बेटा इसका मास है, तो नीचे की ओर m इंटू जी लगना चाहिए, m g लगना चाहिए। अब मास कितना है 1, g को 10 ले लेते हैं, नीचे की ओर कितना आएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। m इंटू जी, मास 1 kg है, g की जगह 10 लोगे तो 1 इंटू 10 10 आ जाएगा। ले भैया डायरेक्ट लिख दिया 10 न्यूटन। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है 10, दूसरा इस तरफ लग रहा है, तीसरा इस तरफ लग रहा है। एंगल उंगल सारे के सारे क्लियर ही दे रखे हैं। तो यार ये 90 है, ये 120 है, 150 सीधा लगा, लामी थ्योरम बात खत्म। एक फोर्स T1 मान रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू लंबी थ्योरम। क्या कहती है लंबी थ्योरम? T1 पहला फोर्स, उसके नीचे उसके ऑपोजिट साइन 150। T2 दूसरा फोर्स, उसके ऑपोजिट 120 और ये 10 न्यूटन है, इसके ऑपोजिट 9, बिल्कुल ऑपोजिट 90 है। अब यहां पर एक तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो साइन 120, तो क्या लिख सकते हो T2 बाय साइन 120 इक्वल टू 10 बाय 1 क्यों? साइन 90 है भाई, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, साइन 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। P2 इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब ये सॉल्व होगा। मेरे ख्याल से ये होती है √3/2, तो आंसर बनेगा 10 इंटू √3/2 आ जाएगा साइन 120 डिग्री। ओके, साइन
150 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, वहां से T1 आ जाएगा, sin 150 की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 1/2, बाकी आप चेक कर लेना। अगर इसको इसके साथ मिलाया होता तो ये बनता T1 बाय sin 150 इज इक्वल टू T1 बाय sin 150 इज इक्वल टू 10 बाय sin 91 है, T1 हो जाता 10 इंटू sin 150, sin 150 मैंने बोला मेरे ख्याल से ये 1/2 होता है और T1 की वैल्यू 5 न्यूटन आ जाएगी। अब चेक कर ले, T1 किसके इक्वल आ जाएगा 5 न्यूटन के, T2 किसके इक्वल आ गया 10√3/2 के। T1 T2 कैलकुलेट करना था। अच्छा, सेम क्वेश्चन को अगर मैं रिजॉल्व करने वाले मेथड से करूं तो देखें, एक बार कर लेते हैं, चलो सबको नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है उसको कर देते हैं। तो लामीज थ्योरम तो डायरेक्ट लग ही रही थी क्योंकि मुझे एंगल दिख गए यार, एंगल दिख गए। ये T2 की वैल्यू आई हुई है, देख लेंगे मैच करके सही आ रही है कि नहीं, और इधर किसकी वैल्यू आई हुई है T1 की वैल्यू आई हुई है, इसको लिखे रहने देते हैं। ठीक है जी, T1 आया हुआ है, T2 आया हुआ है, इसको लिखे रहने देते हैं। अगर इसको बेटा दूसरे तरीके से करते, रिजॉल्व करने वाले में तरीके से करते तो देखो ये T2 है, इसके दो कंपोनेंट करूंगा मैं, ये 60 है तो ये भी क्या आ जाएगा 60, और ये 30 है। जो मौके पे है वो लगा देना भाई, मौके पे चौका मारना है। अब ये T2 है बच्चा जी, T2 के दो कंपोनेंट करोगे तो ये होगा एंगल के साथ वाला T2 cos 60, और ये इसका ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर जाएगा वो जाएगा T2 sin 60। देखो ये 60 है ना, एंगल के साथ वाला cos होता है, दूसरा वाला sin होता है। तो यहां पर दोबारा बना देते हैं, T2 के दो कंपोनेंट, इधर जा रहा है T2 cos 60 और ऊपर जा रहा है T2 sin 60। ओके, अब इसकी बात करो, T1 के दो कंपोनेंट करो, ये 30 है, ये बनेगा T1 cos 30 और ऊपर बनेगा T1 sin 30। ओके, T2 भी हो गया, T1 भी हो गया, इतना तो आ ही गया होगा। या फिर दोबारा बना दो, ये बन गया T1 cos 30 और ये बन गया T1 sin 30। नीचे की ओर 10 न्यूटन था। ओके, अब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब इसने इसको बैलेंस कर रखा है। जब इसने इसको बैलेंस कर रखा है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या लिखोगे, लिख दोगे T1 cos 30 ने T2 cos 30 को बैलेंस कर रखा है, यानी T1 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए T2 इक्वल टू cos 30। ये क्या हो गया, ये T1 cos 30, ये T2 cos 60 है भाई, T2 cos 60 है। T2 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी T1 √3 इक्वल टू T2। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी और भी कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से T2 sin 60 प्लस इसने इन दोनों को बैलेंस कर रखा है, T2 sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस T1 sin 30 की वैल्यू 1/2 किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। ओके जी, ऊपर से T2 किसके इक्वल है T1 √3, ये चीज T2 थी, T2 किसके इक्वल T1 √3। अब यहां पे अगर मैं पुट करता हूं T, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, ये T1 cos 30 था, नहीं T2 sin 60 सही है, और ये T1 sin 30 था, ये कितना आना था T1 आना था। ओके, यहां पे T2 T1 √3, T1 √3 पुट कर देता हूं T2 की जगह, √3/2 है ये यहां पर, प्लस T1/2, T1/2 इक्वल टू क्या है 10 है। यहां से देखो ये बन जाएगा T1 3/2 प्लस T1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। T1 कॉमन आ जाएगा, T1 यहां से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 10, T1 3/2 प्लस 1/2 मेरे ख्याल से आ गया 2 आ गया, इक्वल टू 10। T1 कितना आ गया, T1 आ गया 5। ओके, अच्छा पहले T1 कितना आया हुआ था 5 आया था, अब भी कितना आ गया 5 आ गया। T1 अगर 5 आ गया, T1 किसके इक्वल आ गया 5, तो T2 किसके इक्वल आ जाएगा
चेक करो, T1 की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं तो T2 कितना आएगा 5√3। ये देखो T2 T1√3 था, T2 इक्वल टू T1 कितना निकाला 5, तो यहां पे 5√3। अब पहले T2 कितना निकला हुआ था 5√3 है, इसकी कटिंग कर दो 5√3। ये पहले वाले रिजल्ट है बेटा जो लामीस थ्योरम से निकाले थे, ये अब है जो रिजॉल्व करके निकाले हैं। अब आपने देख लिया, जब मैं रिजॉल्व करके निकाल रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग गया, लामीस थ्योरम आती थी तो जल्दी हो गया। अब कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी रिजॉल्व करके बढ़िया निकल जाएंगे, लामीस थ्योरम से टाइम लग जाएगा। तो मैंने दोनों बता दिए तुम्हें, रिजॉल्व करने वाला भी आना चाहिए। लामीस थ्योरम का अपना यूज है, लामीस थ्योरम से ज्यादा डायरेक्ट आ गया, रिजल्ट तो भैया है, जैसे मर्जी निकालो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी तुम बहुत समझदार हो, कर ही लोगे। तो अपने तरीके से इनको बेटा जी कर लेना, जगह हम बना लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 3 ही क्वेश्चन हो गए ना, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिया करोगे। ओके, ये 2-3 क्वेश्चन हो गए, तो इस टाइप के सारे भाई निपटा दिया करोगे। ओके, लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब अगले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो मर्जी लगाओ, एंगल निकालना है। सारे फोर्सेस दे रखे हैं, वो कह रहा है ऐसे ऐसे एक रस्सी थी, देखो ये तो रस्सी एक ही है, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर की थी, उसको सेंटर से पकड़ के ऐसे करके खींच लिया, और ये किसी बंदे ने खींच के पकड़ के रखा हुआ है। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, वो गिवन है। अब इसका मास कितना दे रखा है 20 kg, तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर इसका वेट कितना लग रहा होगा 200 न्यूटन लग रहा होगा। उसके कारण इस रस्सी में जो टेंशन आएगी वो 200 आएगी, और यहां पे भी कितनी आ जाएगी, फिर 200 आ जाएगी। तो स्थिति तुम्हारे सामने है। अगर ये एंगल साफ साफ सारे दिए होते तो लामी लगती, अब वो तो दिए नहीं हुए। हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हुए चलते हैं। इस रस्सी में कुछ टेंशन रही होगी, इस पूरी सिचुएशन को दोबारा बनाते हैं। ध्यान से सुनना यार, ये 200 है, ये भी 200 और ये भी 200। मैं इस पॉइंट को ड्रॉ कर रहा हूं। इस पॉइंट पे नीचे की ओर जो टेंशन है ना, वो तो क्लियर है, इस तरफ होगी कुछ, और ये वाला 200√3 क्लियर है, 200√3 एंगल में निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। तो भाई ये वाला एंगल थीटा आना चाहिए। इसके हिसाब से अगर इसका नाम टी डैश है, इसका नाम टी है, जो वो तो 200 ही है, अगर इसका नाम टी डैश है तो बेटा जी ये बन जाएगी टी डैश कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस, और इसका ऊपर वाला कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा। ओके, इसके 2 कंपोनेंट हो गए, इसकी लोड ही नहीं है, ये तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल है। अगर एंगल पे होता ना तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाते, इसकी कोई लोड नहीं है, ये वैसे ही वर्टिकल था। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस 200 न्यूटन ने टी डैश साइन थीटा को बैलेंस कर रखा है। तो यानी 200 इक्वल टू टी डैश साइन थीटा, और इस 200√3 ने टी डैश कॉस थीटा को बैलेंस कर रखा है। दोनों को डिवाइड कर दो, टी डैश कट जाएगा, साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, और tan इक्वल टू 200 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 का मतलब थीटा इक्वल टू मेरे ख्याल से 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट ही होगा आंसर, बाकी मिलाते रहना। ओके, ये भी हो गया। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चन आते रहेंगे, करने पड़ेंगे, उसको भी देख लो। उसमें देखो T1 और T2 मांगी हुई है। जब T1 और T2 मांगी हुई है, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ये भी कौन सा नीचे जा रहा है, ये 200 न्यूटन है, तो रस्सी के इस पार्ट में 200 न्यूटन होगा, इस पार्ट में यानी ये 200 न्यूटन होगा। ये जो पार्ट है इसमें नीचे की ओर और ऊपर की ओर, क्योंकि रस्सी में जो टेंशन लगती है बेटा, इस पॉइंट पे देखोगे तो ऊपर की ओर, उस पॉइंट पे देखोगे तो नीचे की ओर, अंदर की ओर टेंशन लगती है रस्सी में, दोनों एंड से। इस पॉइंट को चेक कर लो, इस पॉइंट को जब मैं चेक करता हूं तो नीचे की ओर 200 लग रहा है। ओके, ये इधर जा रही है T2 और ये जा रही है T1। ओके, अगर ये 30 है, ये 45 है, तो हिसाब लगा लो। रिजॉल्व करोगे, क्या करोगे, रिजॉल्व भी कर देता हूं लामीस थ्योरम के लिए। पहले फिर ये सारे के सारे क्या बनाने पड़ेंगे, एंगल बनाने पड़ेंगे। वो भी चलो कोई बड़ी बात नहीं है, बन ही जाएंगे। लो, जो मर्जी लगा दो यार। ये 45 है, ये भी क्या आ जाएगा 45, ये 30 है,
तो ये भी क्या आ जाएगा 30। अगर लामी थ्योरम लगानी है तो पूरा एंगल चाहिए होगा, पूरा एंगल 135 डिग्री बनेगा। अब 135 डिग्री में फिर पंगा पड़ेगा कि साइन 135 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या कंफ्यूज हो जाओगे, तो रिजॉल्व भी कर देता हूं। ओके, उसमें भी उस वक्त तुमने लामी थ्योरम लगा तो थी पहले क्वेश्चन में, लेकिन अब साइन 150 जो है याद ही नहीं आया किसी को, साइन 120 की वैल्यू याद ही नहीं आई तो पंगा पड़ जाता ना। तो अगर तो तुम्हें साइन 150 साइन 135 ये सब चीजें क्लियरली निकाल सकते हो तो लामी थ्योरम लगाओ यार, अदरवाइज फिर इससे अच्छा रिजॉल्व भी कर दो। चलो मैं तो यहाँ पे रिजॉल्व भी कर रहा हूँ। ये T2 है, T2 के दो कंपोनेंट, ये वाला जाएगा T2 cos 45, ये वाला जाएगा T2 sin 45। ओके, ये जो कंपोनेंट है इसके दो पार्ट कर दूंगा, ये 30 डिग्री है तो ये जाएगा T1 cos 30 और ऊपर वाला जाएगा T1 sin 30। ओके जी, अब 200 को किसने बैलेंस किया? T1 sin 30 भी ऊपर है, T2 sin 45 भी। वैल्यू पुट कर देना यार, सॉल्व नहीं कर रहा, अपने आप करते रहना। और क्या रह गया? T2 cos 45 को किसने बैलेंस किया? T1 cos 30 डिग्री। ओके जी, T2 cos 45 को T1 cos 30 डिग्री ने बैलेंस कर दिया, तो बाकी ये सॉल्व हो जाएगा यार। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस वाले क्वेश्चंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भी ट्राई करते रहना। स्टार्टिंग हमने दे दी, एंड आपने देना है, ट्राई करते रहना है।